अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असनैन हारून। मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों, बैठे बैठे अमीर होने की ख्वाहिश किस इंसान में नहीं होती। क्या खूब हो अगर हम लोग बगैर कुछ किए अमीर तरीन इंसान बन जाएं। हम लोग अक्सर ख़बरों में या यूट्यूब पर उन लोगों की कहानियाँ सुनते रहते हैं जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। किसी शख्स की लॉटरी लग गई, कोई शख्स अपने घर के कचरे से निकलने वाली किसी नायाब चीज़ की वजह से अमीर हो गया, किसी शख्स के हाथ छुपा हुआ ख़जाना लग गया। फ्रेंड्स, ये तो लाखों करोड़ों में से किसी एक शख्स के साथ होता है और हो सकता है कि शायद ये महज कहानियाँ हों और असलियत से इन बातों का कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुल्क का जिक्र करने जा रहा हूँ जो महज परिंदों के फुजले से दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन गया। आखिर वो मुल्क जो एक वक्त में दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क था, वो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कैसे बन गया? क्या ये महज बातें हैं या कोई हकीकत है? 2017 में दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क करार दिया जाने वाला आइलैंड कुछ साल पहले दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन चुका था, लेकिन आज दुनिया का कोई शख्स वहां जाना नहीं चाहता। आखिर एक मुल्क कैसे गुर्बत से सबसे अमीर मुल्क बना और फिर दोबारा गुर्बत में चला गया? आए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी मालूमात लेते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं साउथ पैसिफिक की सबसे छोटी स्टेट नाउरू की। इसका कुल रकबा सिर्फ 21 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना कम है कि लॉस एंजलिस एयरपोर्ट का रकबा भी कमोबेश इतना ही बनता है। ये आइलैंड तकरीबन 11,000 लोगों का घर है। इन 11,000 लोगों से पहले ये आइलैंड लाखों सालों से समुद्री परिंदों का घर रह चुका है। लाखों सालों से ये परिंदे अपने सफ़र के दौरान यहाँ पड़ाव डालते रहे हैं और जाहिर सी बात है वो परिंदे यहाँ पर फुजला भी करते थे, जिसे लोकल ज़ुबान में गुआनो भी कहते हैं। और वो टाइम के साथ साथ फॉस्फेट में तब्दील हो गई, जो तकरीबन पूरे आइलैंड में फॉस्फेट डिपॉजिट के तौर पर जमा हो गई। अब इस फॉस्फेट में ऐसा क्या है, मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताता चलूँ कि फॉस्फेट खाद यानी फर्टिलाइज़र का सबसे अहम जुज़्व है और पूरी दुनिया में फॉस्फेट के रिजर्वायर्स बहुत ही लिमिटेड हैं और इसी वजह से फॉस्फेट बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि नाउरू एक ख़जाने के ऊपर आबाद था और इसकी ज़मीन में वो चीज़ दफन थी जो किसी हीरे जवाहरात से कम ना थी। सबसे पहले जर्मनी ने इस बात की खोज लगाई और उन्होंने पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी के नाम से 1906 में यहाँ खुदाई शुरू की और पहली जंग अजीम के बाद 1919 में बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ब्रिटिश फॉस्फेट कंपनी के ज़रिए यहाँ माइनिंग शुरू की और दूसरी जंग अजीम तक यही मुल्क यहाँ माइनिंग करते रहे और बिलाखिर 1968 में नाउरू ने आज़ादी हासिल की और ब्रिटिश फॉस्फेट कंपनी ख़त्म हो गई। अब बजाय इसके कि वहाँ पर माइनिंग से हुए नुकसान का अजाला किया जाता, वहाँ पर बग़ैर किसी पैरामीटर्स के पहले से भी ज़्यादा माइनिंग शुरू हो गई और जो कंपनी ये माइनिंग करती उसका नाम नाउरू फॉस्फेट कॉरपोरेट रखा गया। नाउरू के लोगों ने फॉस्फेट की इतनी ज़्यादा माइनिंग की कि नाउरू सिर्फ 10 साल के वक्फे में दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क बन गया। 1975 में इस 7,000 लोगों की आबादी वाले मुल्क ने $2.5 बिलियन का मुनाफा कमाया और ये इतना पैसा था कि इनकी आने वाले नस्लें भी बैठकर खा सकती थीं। नाउरू की पर कैपिटा इनकम कुवैत के बाद दूसरे नंबर पर आ गई और इसे पैसिफिक का कुवैत भी कहा जाता था क्योंकि लोग ऐसे पैसा बहाते थे जैसे कि ये रकम ख़त्म नहीं होनी। इतनी बड़ी रकम से नाउरू की हुकूमत ने अपनी एयरलाइन शुरू की और रियल इस्टेट का बिजनेस शुरू किया। बजाते खुद ये बिजनेसेस बहुत मुनाफा बख्श लगते हैं, लेकिन हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से वक्त के साथ साथ ये कारोबार ही नाउरू को ले डूबे। नाउरू के लोगों ने इस पैसे से होटल बनाए, क्लब बनाए और लाखों करोड़ों रुपए हुकूमती स्तर पर नुमाइश में ज़ाया कर दिए गए। नाउरू हुकूमत ने दुनिया में बहुत से होटल और टावर खरीद डाले, जिनमें नाउरू हाउस मेलबर्न, नाउरू टावर हवाई, पैसिफिक स्टार होटल गुआम, पैसिफिक हाउस वाशिंगटन, 3 चैशम स्ट्रीट लंदन नुमाया हैं।
और फ्रेंड्स, माइनिंग करते करते बिल आखिर नौरू से फॉस्फेट डिपॉजिट्स ख़त्म हो गए, लेकिन हुकूमत के अखराजात उसी रफ्तार से बढ़ते रहे और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए उन्होंने दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। नौरू के प्रेसिडेंट को इसके एक एडवाइज़र ने कन्विंस किया कि वो लंदन के म्यूज़िकल बैंड जिसका नाम यूनिट 4+2 था, इसमें इन्वेस्ट करे, जो कि जल्द ही फ्लॉप हो गया और नौरू के लोगों को तकरीबन $70 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। पहले से कर्जों में डूबी हुई हुकूमत के पास इतना नुकसान पूरा करने की सलाहियत ही नहीं थी और नौरू की तमाम रियल एस्टेट्स को सीज कर दिया गया और यहाँ तक कि एयर नौरू को भी बंद कर दिया गया। नौरू ट्रस्ट भी बैंकक्रप्ट हो गई, मतलब उसने पूरी नेशन को ही बैंकक्रप्ट बना डाला। अब नौरू के पास एक ऐसी बंजर ज़मीन थी जहाँ कुछ भी काश्त नहीं होना था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इनकम दोबारा जनरेट करने के चक्कर में हुकूमत ने इंटरनेट पर एड्स दी कि जिस शख्स के पास भी सिर्फ $20,000 हैं वो इस आइलैंड पर बैंक बना सकता है, और इस खबर ने रशियन माफिया को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और एक टाइम में नौरू मनी लॉन्ड्रिंग का हब बन गया। नौरू के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलने वाले चंद पैसों की खातिर अपने आइलैंड को रिफ्यूजी कैंप ही बना डाला और इन कैंप्स के अंदर इंसानियत के साथ ऐसा सलूक हुआ कि जिसका सुनकर इंसानियत भी कांप जाए, और इस कैंप को 2008 में बंद कर दिया गया और 2012 में सीक्रेटली दोबारा ओपन भी किया गया। आज के नौरू की बात करें तो इसकी 70% ज़मीन ऐसी है जहां कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। कुछ भी काश्त ना होने की वजह से लोग बाहर से मंगवाई हुई लो क्वालिटी कैन फूड खाने पर मजबूर हैं। अब ऐसा खाने से सेहत पर क्या असरात होंगे? फ्रेंड्स, यहाँ पर 98% मर्द और 93% औरतें ओवरवेट हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एवरेज है। 40% से ज़्यादा आबादी को टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके अलावा गुर्दों और दिल की बीमारियां भी इस आइलैंड पर आम हैं और तालीम का हाल तो पूछने के काबिल भी नहीं। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इससे ये साबित होता है कि लालच में आकर कुदरती वसाइल को बेतहाशा इस्तेमाल करना हमें ऐसी हालत में ला सकता है जिससे बाहर निकलना शायद नामुमकिन हो। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जल्द ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको एक ऐसी दावत का बताऊंगा जिसमें ईरान ने $635 मिलियन उड़ा डाले और जिसे द पार्टी ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।